धन्यवाद आप सभी लोगों का। मतलब जो आज के इवेंट का हमारा पूरा आइडिया था कि जो टॉपिक है उस पर ढंग से तर्क वितर्क हो, सिर्फ हवाबाजी ना हो, वो एकदम अच्छे से हुआ है। जितना एंथुसियास्टिकली आपने इतने अच्छे से पार्ट लिया डिबेट एंड डिस्कशन में और आइडियाज़ पे सोचा, वो सबसे ज़रूरी था और वो जो आइडिया था वो पूरा हो गया है। तो जो डिबेट का पहला मतलब इस इवेंट का पहला चरण था डिबेटिंग का, वो इसी के साथ समाप्त हो चुका है। सभी टीमों ने अपना बोल लिया है। अब हमारे समक्ष गौहर रज़ा हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। वो एसोसिएटेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ से। और जो हमारा आज डिबेट था SFI और DSF का पार्टनरशिप था दिल्ली साइंस फोरम के साथ, तो वो उसके साथ भी एसोसिएटेड हैं। और एक मतलब एकेडमिशियन होने के साथ साथ एक लीडिंग उर्दू पोइट भी है और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी है। और जैसा आपको ये इवेंट चालू होने से पहले मयंक ने बताया था कि कैसे पॉलिटिकली अवेयर होना या पॉलिटिकली एक्टिव होना ज़रूरी है, तो गौहर रज़ा उसके परफेक्ट एग्जांपल है। अपने स्टूडेंट डेज में वो SFI में एक लीडिंग एक्टिविस्ट थे, सेक्रेटरी थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एमरजेंसी के टाइम में। तो मैं गौहर रज़ा को इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे, जो हमारा दूसरा इवेंट का दूसरा। कुछ करीब आ जाएं, इतनी दूर क्यों बैठे हुए हैं? सभी बातचीत कुर्सी को थोड़ा थोड़ा आगे और आगे की कुर्सियां खाली ना रहने दीजिए, सभी आगे। मेरी शक्ल डरावनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इतनी डरावनी है कि तुम लोग बहुत दूर बैठो। पहले तो मैं SFI का शुक्रिया अदा कर दूं, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं जब भी SFI इनवाइट करती है कि मैं उसी उम्र में पहुंच गया जिस उम्र में SFI का सेक्रेटरी हुआ करता था, एक्टिविस्ट हुआ करता था। ये अलग बात है कि हालात वैसे ही हैं जैसे इमरजेंसी के पीरियड में थे। मैं समझता हूँ कि SFI आज भी इस देश की सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है। मुझे जाहिर है कि मेरी यूनिवर्सिटी ने, मेरे घर ने, मेरे वालिदैन ने, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ दिया, और जो मैं आज हूँ और जो मेरे ख़यालात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कोई ऐसा भी है जो हिंदी नहीं समझता? नहीं, तो हिंदी में बात करें ना। ओके। लेकिन SFI ने मुझे सबसे ज़्यादा दिया है। अगर मैं कोई स्केल बना करके देखने की कोशिश करूं कि जहां तक मैं पहुंचा और जो मेरी शख्सियत है, अच्छी या बुरी जैसी भी है, उसमें SFI का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए कि जहन को, दिमाग को, विचारों को खोलने में हमेशा ही मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उसका रास्ता स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रास्ता जो है वो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ही हिंदुस्तान में प्रोवाइड करती है। ये मेरा आज भी यकीन है। मैं आपको खुश करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, मैं इसमें यकीन रखता हूँ। शायद अगर मैं SFI में ना आया होता तो मेरे ख़यालात भी वैसे ही होते जैसे और मेरे बहुत सारे साथियों के, और जिन्होंने पॉलिटिकल
एक्टिविज्म में हिस्सा नहीं लिया। वैसे ही होते शायद मेरे गोल टोपी होती, दाढ़ी दूसरी तरह की होती मेरी, और मैं भी उस तरह की चीज़ें कर रहा होता कि सड़क पे निकल कर के अपना सीना वीना कूट रहा हूँ किसी ख़ास मौसम में। और मैं ये नहीं समझता कि वो बुरा है, वो लोग जो कर रहे हैं। मैंने जो आप लोगों की बात अभी सुनी, देर से आया, 2-1 स्टूडेंट्स की जो बात सुनी मैंने, तो वहीं से शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं कि पहले हम ये देख लें कि साइंस क्या है। आज साइंस डे है, नेशनल साइंस डे। तो साइंस है क्या चीज़? जब हम साइंस की बात करते तो किस चीज़ की बात करते, और जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते तो फिर हम किस चीज़ की बात करते हैं? ये दोनों चीज़ें हमारे ज़बान पे होती हैं, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं और हमारे चारों तरफ होती हैं, उनके बारे में हम सोचना छोड़ देते हैं। जिसमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जिसमें कल्चर का मतलब क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम सोचना छोड़ देते हैं। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि जब बात कर रहे हैं तो दूसरा वही बात समझ रहा है। जब हम कल्चर कह रहे हैं, इतिहास कह रहे हैं, तो वही समझ लेता है दूसरा आदमी जो हम कहना चाहते हैं। और इसीलिए साइंस और साइंटिफिक टेम्पर के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं कि यह है क्या चीज़ें। साइंस को डिफाइन करने की पिछली 3-4 सदियों में बहुत कोशिशें की गई। उसमें फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट और यहाँ तक के पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरह से साइंस को डिफाइन करने की, उसकी परिभाषा देने की कोशिश की। पर आज भी साइंस की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसके ऊपर सब एग्री करते हैं। एडम स्मिथ से लेकर के और पॉपर तक लोग हैं जिन्होंने अलग अलग हिस्सों के ऊपर साइंस के उसे डिफाइन करने की कोशिश की। 2 मेजर कंट्रीब्यूशन थे, जिसमें पॉपर का कंट्रीब्यूशन बहुत आसान और सिंपल था डिफाइन करने में साइंस को। उसने ये कहा कि साइंस को हम तब किसी प्रोपोजिशन को साइंटिफिक प्रोपोजिशन मान सकते हैं जब उसके अंदर उसको गलत साबित करने की क्षमता हो। और उसने बड़ी आसान सी एक एग्जाम्पल दी, ऑल स्वान्स आर वाइट। ये एक साइंटिफिक प्रोपोजिशन है। क्यों? इसलिए कि अगर एक भी स्वान ब्लैक मिल गया तो ये गलत साबित हो सकता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, स्टीवन हॉकिंस के ने जो एग्जाम्पल दी, कि अगर ये हम मान लें, थोड़ा बदल रहा हूँ उनकी एग्जाम्पल को, कि चांद पर एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही, तो ये एक साइंटिफिक प्रोपोजिशन है, क्योंकि इसके अंदर चांद पर जाकर बुढ़िया को तलाश करना गलत और सही साबित कर सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि चांद पर एक बुढ़िया बैठी है, चरखा काट रही है, पर अगर आप वहां जाएंगे तो वो गायब हो जाएगी, ये साइंटिफिक प्रोपोजिशन नहीं। और इसीलिए गॉड है या नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोपोजिशन नहीं है। ये सवाल साइंस नहीं पूछती। तो अब ये जो डेफिनेशन है अपने अंदर, ये हमसे क्या कह रही है कि साइंस कहीं ना कहीं दूसरे तरीके जो हैं रियलिटी को समझने के, उसको डिफाइन करने के, नेचुरल लॉज को समझने के तरीके, समाज कैसे चलता है, ब्रह्मांड कैसे चलता है, इनको समझने के तरीके
कई हैं जिनमें एक साइंस है और साइंस अलग तरीका है। तो साइंस को समझने के लिए यह भी समझना होगा कि और तरीके जो हैं उनमें और साइंस के तरीकों में क्या फर्क है। अगर उन सारे तरीकों को जो साइंस के बाहर हैं हम धर्म का नाम दे दें तो थोड़ी सी आसान हो जाती है बात। मैं समझता हूं कि इंसान ने, मैंने बहुत कोशिश की ये पता करने की कि इंसान ने सवाल कब पूछने शुरू किए और क्या जानवर सवाल पूछते हैं, क्या जानवर उनके जवाब तलाश करते हैं। अगर नहीं तो इंसान ने विकास की, एवोल्यूशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए कब सवाल पूछने शुरू किए, इसका हमारे पास जवाब नहीं, पर कभी ना कभी तो पूछने शुरू किए। अगर ये मान लें कि जानवर सवाल पूछ करके उनके जवाब सिस्टमैटिकली हासिल नहीं कर सकते, तो कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूछते हैं। कहाँ जा रहे हो, ये जो तुम्हारे बीच में बोलने आया है एक गंजा सा आदमी जिसका एक लंबा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, ये कितनी देर बोलेगा और हम कितना बोर होंगे, वगैरह वगैरह। चाबी कहाँ रखी है, किताब कौन सी है, बोतल क्या है, बोतल में क्या है, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए सवाल हम पूछते हैं सुबह से लेकर सैकड़ों शाम तक। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो इंसान ने रिपीटेडली हमेशा पूछे। इनको मैं मेटा क्वेश्चंस कहता हूं या सोफिक क्वेश्चंस कहता हूं। जैसे ये ब्रह्मांड क्या है, इंसान, जानवर, धरती कैसे पैदा हुए, और ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में बड़े होते हुए हमेशा इस तरह के सवाल पूछता है। ये सारे सवाल पूछता है जिनको मैं सोफिक क्वेश्चंस कह रहा हूँ। तो इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन था कि ये ब्रह्मांड, धरती कैसी है, वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड जो बार बार पूछा गया। और दूसरा बड़ा सवाल था कि मरने, एनिमेट और इनएनिमेट, इन दोनों में क्या फ़र्क है, जिंदा किसे कहते हैं, मुर्दा किसे कहते हैं, और कैसे जिंदा हो जाता है और कैसे मुर्दा हो जाता है। ये मेजर सवाल थे इंसानियत के सामने, और इनके बहुत खूबसूरत शुरू में जवाब दिए गए। जवाब क्या थे? एक चीज होती है आत्मा, स्पिरिट, रूह, वो जब बदन के अंदर होती है तो आप जिंदा होते हैं, जानवर जिंदा होते हैं, और जब वो निकल जाती है तो मर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये इतना खूबसूरत जवाब था कि लगभग सबने इसमें यकीन कर लिया, किसी ना किसी सूरत में इसमें यकीन कर लिया। This model which explained the difference between animate and inanimate was such a versatile model कि इसमें जितनी इंफॉर्मेशन बाकी है या जितने और सवाल इससे जुड़े हुए आ रहे हैं वो सारे एक्सप्लेन हो जाते हैं। भगवान आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आत्मा किसने क्रिएट की, भगवान ने, कौन जन्म देता है, भगवान देता है, भगवान ले लेता है तो आप मर जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, वगैरह वगैरह। तो जो बाद के रिलीजन हैं वो सारे के सारे उनका आधार ये बन जाता है। और अगर भगवान है तो इस सृष्टि को चलाने में फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची। भगवान ने नियम बनाए, भगवान सृष्टि को चला रहा है। शुरुआत में आपने देखा कि जमीन चपटी है, जो पानी के पास रहते थे लोग, उन्होंने कहा कि सूरज, चांद, तारे निकलते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, नहा के अगले दिन सुबह को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर निकल आते हैं, धो धुला के। इट वॉज अ ब्यूटिफुल अगेन मॉडल ऑफ द कॉस्मोस।
बट वेरी सून वी रियलाइज कि नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, फ्लैट तो नहीं है ज़मीन, कुछ गड़बड़ है इसमें। आई एम नॉट गोइंग इन टू द हिस्ट्री के कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास कितना टाइम है, जब हो तो आप घंटी बजा दीजिएगा, ठीक है, जैसे पहले बजा रहे थे। तो गड़बड़ हो गई इसमें, तो ज़मीन गोल हो गई। अब ज़मीन गोल हो गई तो फिर एरिस्टोटल के बाद टॉलमी तक आते आते चांद तारे उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। वो अब पानी में नहीं जाते थे क्योंकि धरती गोल हो गई। वो अब पहाड़ों के पीछे से छुप के नहीं आते थे क्योंकि अब धरती गोल है। और उसके अंदर सेलेस्टियल स्फीयर्स हैं जिनमें जड़े हुए हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज, और वो चक्कर लगा रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मॉडल अगेन which explained almost everything that you could ask at that time. फिर गड़बड़ हो गई। वो एक साहब थे जिनका नाम कोपरनिकस था, उन्होंने कहा कि नहीं, धरती तो घूम रही है। वैसे तो आर्यभट्ट ने भी कहा था ये, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन करके किताब भी छाप दी। शुरू में तो चर्च की समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत चर्च के अंदर पढ़े पले बढ़े और कैनन जिन्हें कहते हैं, जो लॉ होते हैं क्रिश्चियनिटी के, उस पर बहुत बड़े दिग्गज थे और उनके सारे दोस्त थे। तो शुरू में तो नहीं समझ में आया, लेकिन बात आगे बढ़ी तो ब्रूनो खड़े हो गए, उन्होंने भी यही कहा। तो चर्च को लगा कि गड़बड़ हो गई, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो ब्रूनो को जला दिया उन्होंने स्टेक पे। पर बात आगे बढ़ी, गलीलियो तक पहुंची, और गलीलियो ने फिर कहा कि मुझे तो दिखाई दे गए और पिंडों के चांद वगैरह स्पॉट्स दिखाई दे गए, सन के, चांद के बारे में पता लग गया। तो गलीलियो का उन्होंने मुंह बंद करने के लिए उन्हें कैद कर दिया। ये सारी हिस्ट्री आपको पता है, मैं सिर्फ इससे किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब नए एक मॉडल की तलाश थी कि ये ब्रह्मांड क्या है, और वो नया मॉडल क्या था कि सब कुछ सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। जल्दी ही पता लगा कि सूरज भी केंद्र में नहीं है, और जब ये पता लगा कि सूरज केंद्र में नहीं है तो अब क्या करें। अभी तक तो भगवान की मर्जी से पत्ता खड़कता था, अब पता नहीं क्यों भगवान को इतना टाइम है कि वो पत्तों को खड़काता रहता है, मेरी समझ में आज तक नहीं आया ये। पर भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा था अभी तक। अब क्या करें, अब तो सब कुछ जो हमें दिखाई देता है पूरे ब्रह्मांड में और धरती के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, तो वो किस लॉ से चल रहे हैं, क्या चीज है जो चला रही है उसे। तो फिर हम इस पे पहुंचते हैं कि G = m1 × m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स। अब समझ में आया कि हाँ ठीक है, सब चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं वगैरह वगैरह, हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या पाथ होगा, कितना अट्रैक्शन होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़। ये एक बड़ा मोड़ था। इसके बाद एक और मसला खड़ा हो गया 20th सेंचुरी आते आते कि आइंस्टाइन पैदा हो गए। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। 2011 से लेके 2015-16 तक जो छापा, उसने और बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होता है, ये तो सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो टाइम और स्पेस का प्रॉब्लम है। उसके अंदर होल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से, सेलेस्टियल बॉडीज़ की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो। लेकिन आइंस्टाइन ने भी ये यकीन किया
कि ये ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा वो इनफाइनाइट है और स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब जैसे चीजें हैं, घूम रही हैं, स्थिर हैं, वो वैसे की वैसी ही हैं। पर हबल साहब आ गए, कहने लगे कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है मामले में, ये एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स। तो फिर मसला खड़ा हो गया। आइंस्टाइन जैसे दिमाग ने हबल का और लामात्र का मजाक उड़ाया और कहा कि इनकी मैथमेटिक्स तो अच्छी हो सकती है लेकिन फिजिक्स बहुत खराब है। पर कुछ दिनों बाद आइंस्टाइन को ये कन्विंस होना पड़ा कि उनकी ही थ्योरी बता रही है, जिसमें उन्होंने गलत एक कांस्टेंट डाला था यूनिवर्स को स्टैटिक रखने के लिए। उनकी थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स एक्सपैंड करना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो एविडेंस ये बता रहा है कि यूनिवर्स फैल रहा है। अब ये हमारे पास नया मॉडल है जो हमें बिग बैंग तक ले जाता है, जो हमें एवोल्यूशन तक ले जाता है। तो ये क्या हो रहा है साइंस में? कल कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं, कोई धर्म ईमान है ही नहीं। पहले कह रहे थे फ्लैट है ज़मीन, फिर कह रहे थे सेंटर में है, फिर कह रहे थे कि नहीं सूरज सेंटर में है, फिर कह रहे थे कि स्टैटिक है, फिर कह रहे थे क्या गड़बड़ है। तो साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट जो है वो एक तरफ जो पॉपर कह रहे हैं वो है कि प्रूव करने की, गलत प्रूव करने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ लगातार चेंज। जब डेटा और नॉलेज बढ़े आपकी, तो फिर आप अपने मॉडल को, एक्सप्लेनेटरी मॉडल को करेक्ट कर लें, उसे ठीक करें। यानी कल तक जो आप कह रहे थे, आज उसको गलत एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं। और इसी के साथ रिलेशनशिप है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि साइंस के अंदर हम जब तक अपने प्रीडिसेसर्स को गलत साबित ना करें या उनको सही साबित करने का कोई नया तरीका ना निकालें, तब तक साइंस प्रोग्रेस नहीं कर रही। अपने प्रीडिसेसर को गलत साबित करना ही साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? यानी आस्था का सवाल यह नहीं हो सकता। मुझे आइंस्टाइन पसंद है, मैंने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और फिर कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा। ये नहीं हो सकता। मैं न्यूटन को मानना शुरू करूं और कहूं कि न्यूटोनियन फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा ऊंची चीज़ है और प्रिंसिपिया मैथमेटिका को घर में ला के रखूं और उस किताब की रोज़ सुबह उठ के पूजा करूं, ये नहीं हो सकता। न्यूटन का नाम सबको पता है ना, न्यूटन्स लॉज सब ने पढ़े हैं पक्का, और आधों को याद होंगे। वैसे आजकल तो थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो राजनीति में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप में से मुझे पूरा पक्का यकीन है कि प्रिंसिपिया मैथमेटिका आपने उसका कवर भी नहीं देखा होगा। इस किताब ने दुनिया को बदल के रख दिया। आइंस्टाइन के ऊपर बहुत सारी किताबें देखी होंगी
शायद हबल टेलीस्कोप भी पता हो आपको, लेकिन आइंस्टाइन के ओरिजिनल पेपर्स आपने नहीं पढ़े होंगे। (1911) और 1915 तक जो पेपर्स लिखे गए हैं उन्होंने पूरा सब कुछ बदल दिया, सोच के तरीके बदल दिए, पर आपने नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि साइंस में जो आज का टेक्स्ट है वो सैक्रोसेंट है, जो पुराना टेक्स्ट है उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। साइंटिफिक कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, मानवता बहुत आगे निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि इनको बड़े दिमाग मानना बंद कर दिया हमने। वो कोपरनिकस हों, गलीलियो हों, आर्यभट्ट हों, ब्रह्महीरा हों, इन लोगों को हम बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा दिमाग मानते हैं, लेकिन हम वापस इनके टेक्स्ट की तरफ नहीं जाते, उससे बहुत आगे निकल गए। अब लेते हैं दूसरे तरीके, जिसको हम ब्रॉडली एक्स्ट्रा साइंस कह सकते हैं या धर्म का नाम ले सकते हैं। अगर कोई ये प्रूव कर दे कि रामचंद्र जी जो हैं वो अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे, वो कहीं हरियाणा के गांव में पैदा हुए थे, तो क्या होगा? और अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मोहम्मद साहब को लेटेस्ट नॉलेज थी और उन्होंने जो भगवान से मुलाकात करने गए थे उसमें ट्रांसपोजिशन का इस्तेमाल किया था, घोड़े का नहीं था, मुसलमान क्या करेंगे उसके साथ? शायद वो आदमी ना रहे। और अगर कोई ये प्रूव कर दे कि जीसस के पास मुर्दों को ज़िंदा करने का कोई वो नहीं था मामला, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में पढ़े थे एंड ही वॉज अ वेरी गुड डॉक्टर, तो क्रिश्चियंस उसके साथ क्या करेंगे? वही करेंगे जो ब्रूनो के साथ किया था। शायद आज हिम्मत ना पड़े, लेकिन अगर कोई प्रूव कर देता तो वही करते जो ब्रूनो के साथ किया गया। यहां डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश नहीं, यहां आप गलत प्रूव नहीं कर सकते प्रोपोजिशन को। जो मान्यता है वो मान्यता है, उस पर आपको यकीन करना होगा। शुरुआत यकीन से, सवाल पूछने से नहीं है। सवाल जो पूछे गए उनके जवाब आ गए, अब सवाल नहीं पूछ सकते आप। यानी एक्स्ट्रा साइंस में, धर्मों में नॉलेज फ्रोजन नॉलेज होती है, इट कैनॉट प्रोग्रेस। ये बात नहीं है कि वहां लॉजिक नहीं है, वहां लॉजिक है, उनकी अपनी लॉजिक है, पर उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। जब जवाब मिल गया तो एक बार फ्रीज कर दिया गया। अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि E=mc² जो इक्वेशन है उसमें आइंस्टाइन ने गलती कर दी थी, उसको E=mc² + x होना चाहिए, और ये प्रूव कर दूं तो मेरे साथ क्या करेगी साइंटिफिक कम्युनिटी? है ना? साइंस में जब हम नई चीज़ प्रूव करते हैं या अपने प्रेडिसेसर को गलत करते हैं, बताते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं, तो जश्न मनाया जाता है। धर्म में अगर आप गलती निकालते हैं तो फिर आप जात बाहर होते हैं, आपको ब्रूनो की तरह से जला दिया जाता है। ये फर्क है साइंस में।
और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस की, जो 3-4 मैंने आपको बताई, उनकी जिंदगी में एप्लीकेशन को हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस के लिए यकीन को आधार बना लेते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि बाबा हमको बताएंगे कि खीर खानी चाहिए या गोलगप्पे खाने चाहिए या फ्रिज के अंदर खाली पड़ा हुआ है तुम्हारे घर में फ्रिज, उसके अंदर 2 कोको कोला की बोतलें ला के रखो, तब प्रॉब्लम होती है। ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। जब कोई कहता है कि कहीं पर एक मेजर चमत्कार हो गया और हम उस पर यकीन कर लेते हैं कि देखा साइंटिस्ट के पास भी कोई जवाब नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि टेम्परामेंटली आप साइंटिफिक नहीं है। लेकिन जब आप ये सवाल उठाते हैं कि एक्सप्लेनेशन आज नहीं है हमारे पास या फौरन नहीं दे सकते, इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आज हम नहीं दे सकते, शायद अगली नस्लें दे, तब आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड हैं। इन साइंस इज ओपन एंडेड, आप हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए साइंटिफिक टेम्पर से फैशिस्ट डरते हैं, क्योंकि जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं साइंस में और साइंटिफिक टेम्पर आपकी सोच का हिस्सा हो जाता है, तो फिर आप सवाल ये भी पूछते हैं कि ये 10वां पास जो है, ये प्राइम मिनिस्टर होकर के चाय का ज्ञान सबको दे रहा है। फिर आप ये भी सवाल पूछते हैं, फिर आप ये भी सवाल पूछते हैं कि अडानी जो है उन्होंने क्या धोखा दिया है देश को। तो साइंटिफिक टेम्पर से फैशिस्ट फोर्सेस बेहद खौफ खाती हैं, वो चाहे हिटलर की जर्मनी हो या पड़ोस में अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, या नीचे अगर देखें साउथ की तरफ हम श्रीलंका हो या म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पर डरते हैं। और डरते हैं तो बर्तोल्ट ब्रेख्त की एक पोएम से ये आइडिया मैं ले रहा हूँ कि वो अटैक करते हैं सीधा। इसलिए साइंटिफिक टेम्पर का परचम उठाए रखना एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। और उसको अपने हर काम के अंदर वीव इन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एजिटेशन कर रहे हैं तो उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि हम तो एजिटेशन किसी एक ख़ास मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं। वहाँ भी ज़रूरत है साइंटिफिक टेम्पर के इस्तेमाल की लगातार। एक प्रधानमंत्री है इस मुल्क का जो शुरू में साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद लगातार वो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बोलता रहता है। याद रहे कि तब लिटरेसी लेवल जो है वो 30% से कम था। और कट टू 2014 एक प्राइम मिनिस्टर है जो साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में बैठ के कहता है कि गणेश जी हमारे देश में
प्रमाण है इस बात का कि पुरातत्व काल में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। वो स्टूडेंट से कहता है, स्कूल के स्टूडेंट से कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होती, ग्लोबल वार्मिंग का कोई मतलब नहीं है, ये बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनको वो सर्दी नहीं कह पाते, तो सर्दी ज़्यादा लगने लगती है या गर्मी ज़्यादा लगने लगती है। वो ये कहता है कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, राइट। एक जज हमें दिखाई देता है, वो कहता है कि मोर का रिप्रोक्रिएशन आंसुओं से होता है। एक मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि गाय ऑक्सीजन लेती, ऑक्सीजन छोड़ती है। एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर टेररिज्म का चार्ज है, वो कहती हैं ऐसे करके हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसे करके हाथ फेरोगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एक मिनिस्टर ये कहता है, और वो भी MHRD का मिनिस्टर, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन, कि डार्विनिज्म पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ना मैंने ना मेरे पूर्वजों ने बंदर को आदमी बनते नहीं देखा है। और उसका क्लेम ये है कि उसने MSc केमिस्ट्री किया हुआ है। एक चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि क्योंकि संजय ने महाभारत के वक्त के ऊपर दूर से ही पूरी महाभारत की कहानी सुना दी थी, तो इसका मतलब यह है कि टेलीविज़न था, इंटरनेट था, और अगर इंटरनेट था तो फिर सैटेलाइट ज़रूर भेजा गया होगा। सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट था, और अगर रॉकेट और सैटेलाइट दोनों थे तो मिसाइल्स भी थे, और अगर मिसाइल था तो फिर हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स भी थे, राइट। आपके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट, ये सारी बातें आपको बहुत बेवकूफ़ी की लग रही हैं, मुझे भी बहुत बेवकूफ़ी की लग रही है, किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी दिमाग रखने वाले को बहुत बेवकूफ़ी की लगेंगी, लगनी भी चाहिए। पर ज़रा सोचिए कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसके उन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, का प्राइम मिनिस्टर जब ये बात कह रहा होता है, मिनिस्टर जब ये बात कह रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर जब ये बात कहते हैं, और उसके ऊपर ताली बजाते कुछ लोग, तो मेरे जैसा आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि ये मुल्क को क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक सिग्नल है, ये एक कैंपेन चलाने के लिए आह्वान है, जो वो अपनी पूरी पार्टी को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, मीडिया को ये दे रहे हैं सिग्नल कि अब ऐसे बात होगी, अब साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर अटैक विद इम्प्यूनिटी होगा और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये हम 2014 के बाद लगातार देख रहे हैं। पर मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई कर रहा है, एक सरकार आई है, शायद 5 साल, 10 साल, 15 साल अगले, फिर ठीक कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। क्योंकि ये जो सिग्नल ऊपर से दिया गया है, जब नेहरू ने दिया था सिग्नल
तो सारा का सारा तंत्र, जो उस वक़्त बहुत बच्चा तंत्र था, मतलब उसकी उम्र बहुत कम थी, उन्होंने देश चलाया नहीं था पूरी तरह, वो सब साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे और लोगों को साइंटिफिकली टेम्पर्ड बनाने के लिए काम कर रहे थे। अब पूरा तंत्र लग जाता है साइंटिफिक टेम्पर को अटैक करने, और फिर हमें वो दिखाई देता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IITs, IARI और यहाँ तक के DRDO और इसरो किस तरह की रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। IIT के अंदर 5 गव्य का एक मेजर प्रोजेक्ट सैंक्शन। कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गाय और 5 गव्य के ऊपर प्रोजेक्ट्स मांगती है। आज भी पड़ा हुआ है वो, आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, सारे देश की संस्थाओं से संजीवनी बूटी तलाश करने के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। आकाश क्या है इसके ऊपर डिस्कशन इसरो से करवाया जाता है। इसरो के साइंटिस्ट डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि आकाश का क्या मतलब है। राम सेतु के ऊपर एक मेजर प्रोजेक्ट लिया जाता है, इंटरनेशनल रिएक्शन आता है, उसकी वजह से उनको बंद करना पड़ता है। इसके बावजूद कि अभी किसी ने पिटीशन डाला है कि राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट की तरह से डिक्लेयर करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया है, नहीं किया है, क्या हो रहा है उसमें। अभी किसी ने कहा था कि 10% साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम दे रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए इस मुल्क में कभी भी 0.75% से ज़्यादा GDP का एज अ परसेंटेज नहीं दिया गया। लेकिन अगर उस 0.7 वन ऑफ द लोएस्ट है इंटरनेशनली जो इंडिया स्पेंड कर रहा है। 2000 तक चाइना हमारे बराबर था, वो भी 0.7% के करीब करते थे। 2005 तक पहुंचते पहुंचते चाइना ने 1.5% किया और आज वो लगभग 5% के करीब GDP का परसेंटेज स्पेंड कर रहे हैं। कुछ छोटे देश हैं वो 13, 14 और 16, जैसे उनमें से एक ओमान, इतनी परसेंटेज ऑफ GDP दे रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि चाइना की इकॉनमी उस बीच में मैनी फोल्ड्स बड़ी हो गई, तो वो जो 1.5% है और 4% है, वो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा मैनी फोल्ड्स बढ़ा है। हमारी इकोनॉमी लगातार बुरी हालत में 2014 के बाद से जा रही है, तो ये 0.7% जो है वो टोटल के हिसाब से घटता जा रहा है। और अगर इसको एडजस्ट करें इन्फ्लेशन के साथ, तो सिंपल बात है, जो इस साल आपको इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, अगर वो डिले हो गए तो अगले साल वो 1.2% उनकी कॉस्ट हो जाएगी, फिर आप नहीं खरीद पाएंगे लैब के लिए। फिर आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलाएंगे, पैसे जुगाड़ने की कोशिश करेंगे, बाय द टाइम वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, साल गुजर जाएगा, अगले साल फिर से शुरू करेंगे। एक्सपेंडिचर घटाया जा रहा है, उसे सूडो साइंस के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत है। ये भयानक बात है। क्यों? इसमें याद रखना चाहिए 2 बातें।
एक बात तो ये कि जब हम आज़ाद हुए तो हम कहीं ज़्यादा गरीब मुल्क थे। अंग्रेज़ पूरी तरह से तहस नहस करके हमारी इकनॉमी को गए थे यहाँ से, और उसके साथ साथ बंटवारे के ज़ख्म भी थे। और उस वक्त इस मुल्क की साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी ने ये फैसला लिया कि हम जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उसमें से कुछ पैसा बचा करके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करेंगे। CSIR के 60s तक आते आते 23 इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया बन चुके हैं। ये सब नए इंस्टीट्यूशंस। और शुरुआत के पीरियड में जब अंग्रेज़ छोड़ के गए हैं तो हम 90% चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, 10% प्रोडक्शन होता था। 70s तक आते आते हम 90% प्रोड्यूस कर रहे थे और 10% इंपोर्ट कर रहे थे। इस बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, इसरो का बनना, एटॉमिक एनर्जी का बनना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। IITs बन चुके थे और उसके नतीजे में दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी हमको इज्जत की नज़र से देख रही थी। हम उनके साथ बातचीत कर सकते थे। जब E = mc² कोई कहे तो हम समझते थे उसको कि क्या बात हो रही। जब कोई कहता था कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है तो हमारे यहाँ की साइंटिफिक कम्युनिटी उनके साथ बात कर सकती थी। बेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ और देशों में यह हाल नहीं था। ये बड़ा एक अचीवमेंट था हमारा, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो लेफ्ट फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उनका प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर था। इस मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर नहीं होते इस मुल्क में मजबूत उस वक्त, तो हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसा होता, हमारा हाल भी अफगानिस्तान जैसा होता। ये समझना ज़रूरी है कि 70 साल लगा करके हम इस लेवल पर पहुंचे थे क्योंकि हमने शुरुआत तब की थी कि दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी हमको इज्जत की नज़र से देखना शुरू कर दे। हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन जो किया उसकी वजह से पूरी दुनिया में इज्जत हुई। अगर आज जो कुछ हो रहा है उसको होने दिया गया और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे हुए, तो उसकी भरपाई पॉलिटिकल रिवर्सल के बावजूद अगले 70 साल तक नहीं हो पाएगी। इसलिए साइंटिफिक टेम्पर की, साइंस की, उसके लिए फंड्स की लड़ाई अहम लड़ाई है, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज आज उसे समझने को तैयार नहीं कि ये हमला अगली नस्लों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इसका असर अगले 50, 60, 70 साल तक चलता रह सकता है, जो डैमेज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कर रहे हैं। असर ये हुआ है कि चाइना, इटली, ब्रिटेन, इन सब जगहों के साथ अगर साइटेशन इंडेक्स हम देखते हैं, किसी ने रेफर किया था कि रिसर्च पेपर्स का नंबर बढ़ा है। आपके पास कहाँ से डेटा आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2014 के बाद का डेटा ये कह रहा है
कि जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं उसमें 2016 से लेकर के आज तक हमारा टोटल नंबर घटा है और इससे पहले सिर्फ बढ़ रहा था। नॉट लाइक चाइना ने तो बहुत तेज़ी के साथ 2005 तक आते आते वो हमसे बहुत आगे निकल गए थे। पर मेरा मानना ये है कि अगर इन हालात को कोई बदल सकता है तो वो इस मुल्क का नौजवान ही बदलेगा। एसएफआई को ये डिसाइड करना है कि जब उठेगा नौजवान तो आपका रोल क्या होगा, क्या आप उसे लीडरशिप दे पाएंगे, क्या आप साइंटिफिक टेम्पर के रास्ते पर उनको ले जाने की कोशिश में कामयाब होंगे। ये हो सकता है। पहले भी लेफ्ट ने इस मुल्क का माहौल बदला है, अब भी बदल सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने अंदर यकीन हो, एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो और हम इसकी कोशिश करें कि हम यूथ को लीड करने के लिए तैयार हैं। हम ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसानों का मूवमेंट हो चुका, वो काफ़ी वक्त तक रिपीट नहीं होगा, लेकिन जगह जगह नासूर की तरह से फूटते हुए स्टूडेंट्स मूवमेंट के आसार लगातार दिखाई दे रहे हैं। वो चाहे रेलवेज़ वाला मामला रहा हो, अग्निपथ वाला मामला रहा हो, या अग्निवीर वाला मामला रहा हो, या पेपर लीक होने वाला मामला रहा हो। इन सब में स्टूडेंट उठ रहे हैं और बिना लीडरशिप के उठ रहे हैं। आपका की जिम्मेदारी ये है कि आप साइंटिफिक टेम्पर के झंडे को लेकर के इस यूथ को एक दिशा दें, लीडरशिप की जिम्मेदारी संभालें, और मुझे यकीन है कि आप ये ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है तो आप सवाल भी हो सकता है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आप ये बात गलत कह रहे थे। जी, जैसे कि आपने बताया, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बट जैसे हमारे समाज में लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं जब हम इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो अब समाज में सब चेंज लाने के लिए एज ए यूथ हम कैसे मतलब इस समाज की संकीर्ण सोच को कैसे मिटा सकते हैं? मेरी सारी रिसर्च, आप बैठ जाएं, मेरी पिछले 30 साल की रिसर्च और ख़ास तौर से कुंभ मेले का सर्वे ये बताता है कि एक आम शहरी कि अगर मेंटल मैप को हम देखें तो उसमें एक तरफ सुपरस्टिशन होता है, धार्मिक आस्थाएं होती हैं, इरैशनैलिटी होती है, ये सब कुछ होता है। पर दूसरी तरफ वो पूरी तरह से साइंटिफिक होता है, रैशनल होता है, उसकी जिज्ञासाएं होती हैं, वो लगातार सवाल पूछता है। यहाँ पर मैंने लोगों को देखा है, ये जो लोधी रोड के ऊपर साईं बाबा का मंदिर है ना, वहाँ लोग घर से कार में बैठ के आते हैं, सूटेड बूटेड होते हैं, शायद सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं बाहर निकलने के लिए, मंदिर जाने के लिए, और गाड़ी से उतरने के बाद वो अपने जूते अंदर रख देते हैं। लाइन में वो जलती हुई ज़मीन पे भी नंगे पैर चल रहे होते हैं। तो यहाँ वो पूरे रैशनल हैं, कौन सा रास्ता लेंगे, किधर से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, इससे जाएंगे, इसमें कोई आस्था का सवाल नहीं। तो एक नॉर्मल सिटीजन दुनिया भर में, उसका एक हिस्सा सोच का इरेशनल होता है और दूसरा हिस्सा
पूरी तरह से रैशनल साइंटिफिकली टेम्पर्ड हिस्सा होता है, और इसमें पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टिंक्शन आप नहीं कर सकते। पढ़ाई क्या करती है, अगर सही मानों में एजुकेशन हो, तो लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, आपके इस एरिया को एक्सपैंड कर देती है। जो रैशनलिस्ट वाला एरिया है थिंकिंग का, जो साइंटिफिकली टेम्पर्ड एरिया है, जहां आप आंकड़े जमा करते हैं, जहां आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो ताकि सही डिसीजन ले सकें, वो एरिया हम एक्सपैंड करते हैं। जो लेफ्ट फोर्सेस का काम है वो यही है, रैशनलिस्ट का काम जो है वो यही है कि इस एरिया को एक्सपैंड कर दें। तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि लोग भावुक हो जाते हैं। मैंने एक जगह तो हुई थी प्रॉब्लम दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाकी यही लेक्चर लगभग इसी तरह से बिल्कुल सख्त मुसलमानों के बीच में दिया है, बिल्कुल रिलीजियस गैदरिंग हिंदूज के बीच में दिया है। अगर आप इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लुक डाउन अपॉन नहीं कर रहे हैं, तो लोग सुनने को तैयार होते हैं। ये हो सकता है कि उनमें कोई पॉलिटिकल आदमी बैठा हुआ हो जो अब समझ जाए कि क्या गड़बड़ कर रहा है, वो हंगामा कर सकता है, वो आपको बोलने ही नहीं देंगे। जैसे ABVP ने साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर एक सेमिनार था, उसको नहीं होने दिया और FIR और कर दी जाकर के। मुझे और अपूर्वानंद को बोलना था, बस इतना काफ़ी था उनके लिए। वो हो सकता है, लेकिन अगर आप आम जनता की बात कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो आप इंसल्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो उनसे बात हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि आप बात नहीं कर सकते। आप ये कह के भी बात कर सकते हैं कि मैं नास्तिक हूं और मेरी ये राय, बट डोंट इंसल्ट। किसी और का कोई सवाल है? कमेंट मेरी गुजारिश है, अगर आप अपना लिखा कुछ पढ़ दीजिए। हाँ भाई, वो अभी जावेद अख्तर आए हुए थे, तो अपनी किताब के लॉन्च में आए थे। वो ज़्यादातर डिस्कशन किताब के ऊपर करना चाहते थे, तो वहाँ पे लोगों ने फरमाइश कर दी जैसे आप कर रहे हैं, तो मैं उनका जवाब सुना देता हूँ आपको। उनका जवाब ये था कि हाँ, मेरी बातें आप लोगों ने सबने सुन ली, अब वही मामला है कि मदारी हो, अब तमाशा दिखाओ। तो चलिए मैं तमाशा दिखाता हूँ। ये नज़्म है जो बहुत बार पढ़ चुका हूँ, शायद आपने सुनी हो कुछ लोगों ने। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, बिंदिया का चमकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, जुल्फ़ों का बिखरना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या ज़िद है कि ऐसी बात करो जिस बात में ख़तरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम दार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है।
तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सभी कहें खामोश रहो, जब सभी कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं ज़िंदा हूँ, सच ज़िंदा है, अल्फाज अभी तक ज़िंदा हैं, अल्फाज अभी तक। अब शायद सवाल ख़त्म हो गए इसके बाद। बेहद शुक्रिया इतनी देर तक इतने आराम से। धन्यवाद कॉमरेड आपका। जो भी इवेंट में कमी रह गई थी कि हमने तर्क वितर्क तो करे, पर उसका क्या सही रास्ता है, क्या हम सही से सोच पा रहे थे, जो सोच में थोड़ी कमी रह गई थी वो कॉमरेड ने आकर ढंग से एक साइंटिफिक नज़रिए से आप सभी को बताई।